Do you want to know? तो बच्चा लोग, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत की थी। उसमें हमने देखा था कि वेक्टर्स होते क्या है, मतलब वेक्टर्स की जरूर क्या है, होते क्या है वो आज हम देखेंगे, बट वेक्टर्स की जरूर क्या है। बहुत ही अच्छा सा हमने एग्जांपल देखा था कि हमारा एक अमीर दोस्त बेचारा मर रहा है और हमने उससे पूछा कि भाई तूने खजाना कहाँ छुपाया है, तो उसने क्या जवाब दिया कि गोवा के सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बहुत ही बड़े डब्ल्यू के नीचे हमने रखा है ना। फिर हमने भाई डिफरेंस देखा था, ये सारी चीजें देखी थी। डिफरेंस देखा था हमने क्या कि भाई स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वेक्टर क्वांटिटी के पास न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ। मतलब अगर उसका एडिशन करना है तो वेक्टर्स लॉ एक अलग से लॉ है जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं, और उसके कुछ एग्जांपल्स। अब ये चीज बहुत ही ध्यान देना भाई, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन। भाई जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है हर किसी के पास डायरेक्शन है, बट ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। मैंने कल एक एग्जांपल बताया था, मतलब लास्ट टाइम में, कि भाई अगर मान लो कि ये दो वायर है, इसमें करंट है 5 एम्पियर और इसमें करंट है 3 एम्पियर। तो भाई करंट जो है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएगा 8 एम्पियर। भाई देखो करंट के पास डायरेक्शन है, ये यूं, करंट के पास मैग्नीट्यूड है 5 एम्पियर 3 एम्पियर, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, जिस वजह से करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वही ये चीज कहना चाह रहा है कि भाई वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगी ही होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन है तो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर होगा ही होगा। आपके सामने को तो ये अच्छा सा एग्जांपल है, ठीक है। याद रखना, जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर है ऐसा जरूरी नहीं है। ओके भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके भाई, वेक्टर की जरूर क्या है वो हमने देख लिया, वेक्टर के बारे में एक छोटी सी जानकारी भी देखी। अब वेक्टर को दिखाया कैसे जाता है। सो भाई वेक्टर को दिखाने के लिए एक एरो का यूज किया जाता है। जहां पे हम एरो बनाएंगे उसको हेड कहा जाएगा, और उसके पीछे जहां पे जो पे पॉइंट होगा उसको हम टेल बोलते हैं। अब बच्चा लोग एक चीज याद रखना कि जितना लंबा होगा वो उसकी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। सपोज करो कि अगर मैं बोलूं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 मीटर की एक लंबा एरो बनाना पड़ेगा। अब 5 मीटर का एरो तो बना नहीं सकते भाई, बुक में पॉसिबल नहीं है, तो हम स्केल ले लेंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। हम ये स्केल लेके काम कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक एरो बना देंगे और हम बोल देंगे कि दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। सो याद रखना कि इसकी जितनी लेंथ होगी वो क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड। क्या दिखाएगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब जितनी इसकी लेंथ उतनी ही वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ओके ठीक है भाई, ये छोटी छोटी जानकारी बच्चा याद रखना, ये कई बार आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाते हैं। ओके अब भाई दिखाने का तरीका तो पता चल गया कि एक एरो होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसकी डायरेक्शन देखो यार, डायरेक्शन भाई हमने उस देखा था ना W के नीचे डायरेक्शन को लेके कि भाई 5 मीटर ईस्ट जाओ, 5 मीटर उधर जाओ या नीचे जाओ। तो डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, मान लीजिए कि अगर मेरा वेक्टर इधर है तो मैं क्या बोलूंगा, नॉर्थ। हमको पता है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अच्छा अगर सपोज करो कि मेरा वेक्टर इधर हो तो आप क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। अगर मेरा वेक्टर इधर है तो आप क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, है ना। देखो ये आप बोल सकते हो, लेकिन कब बोल सकते हैं, जब ये एग्जैक्टली 45 डिग्री बनता हो, एग्जैक्टली 45।
बट ऐसे हर बार तो जरूरी है नहीं कि 45 डिग्री ही बनेगा, कुछ भी हो सकता है, 45 से ज्यादा 45 से कम। तो भाई इसीलिए इसके डायरेक्शन के कुछ रूल्स हैं। चलिए पहले वो रूल्स देख लेते हैं। बस ठीक है, मैंने तो पेपर पे बोला हाँ, और फिर शाम को फिर कॉल करना आना देगा। ओके, अब बच्चा लोग सपोज करो कि यहां से एक एरो है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर बी, और मैं यहां से थीटा एंगल ले लेता हूं। यहां से मैंने थीटा एंगल ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर यहां से निकल के ईस्ट की तरफ जा रहा है। देखो जहां से एंगल बनाएगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है ये यूं जाने की कोशिश कर रहा है। सो इसको हम बोल देंगे, इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे, इसकी डायरेक्शन किसके तरफ जा रहा है, ये किसकी तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ। तो भाई इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट, और कहां से आ रहा है, नॉर्थ से, तो ईस्ट टू नॉर्थ। ईस्ट भाई पहले वो कहां से आ रहा है, ईस्ट पे आ रहा है, ईस्ट टू नॉर्थ। भाई तो मैं बोलूंगा थीटा डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। सपोज करो कि ये वेक्टर है, वेक्टर सी, और ये एंगल बना रहा है इधर 30 डिग्री का। कितना, 30 डिग्री। अच्छा, अब ये वेक्टर इसके से एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये यहां से निकल रहा है। कहां से, यहां से निकल रहा है। किसके पास जाएगा, पीछे पीछे जाता जाएगा तो वेस्ट के पास जाएगा। सो मैं बोलूंगा 30 डिग्री, सी वेक्टर सी इज इक्वल टू 30 डिग्री वेस्ट टू साउथ। भाई देखिए ये 30 डिग्री मतलब कितना एंगल बना रहा है वो। फिर कहां जा रहा है, वेस्ट के पास जा रहा है। कहां जा रहा है, इधर से यहां जगह वेस्ट के पास, आया कहां से, साउथ के से, तो हम बोलेंगे वेस्ट टू साउथ। देखो यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वो क्या कर देते हैं, साउथ टू ईस्ट बोल देते हैं। भाई कहां से कहां तक जा रहा है, साउथ से वेस्ट तक जा रहा है, तो साउथ टू वेस्ट बोल देते हैं। बट ऐसा नहीं होगा, जिसके पास जा रहा है वो पहले, जहां से आ रहा है वो बाद में। 30 डिग्री वेस्ट टू साउथ। अगर सपोज कर लो कि इसका उल्टा कर दूं, ये एंगल के बदले ये एंगल ले लूं 60 डिग्री, तो अब क्या हो जाएगा, वेक्टर c इज इक्वल टू 60 डिग्री कहां से निकलेगा। अब देखो एंगल कहां से बना रहा है, इसके साथ, इसका मतलब ये वेक्टर पहले ऐसे होगा, ऐसे घूमते 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 इधर आएगा। तो भाई हम क्या बोल देंगे, 60 डिग्री जा कहां रहा है, साउथ के पास जा रहा है, आया कहां से, वेस्ट के पास से, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री साउथ टू वेस्ट। ठीक है भाई, समझ आया कि कैसे डायरेक्शन दी जाती है वेक्टर की। ओके, सपोज करो कि भाई ये यहां पे बना रहा है 90 डिग्री, और इसको मैं बोलता हूं वेक्टर डी। तो चलो बताओ यशराज, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, इसकी डायरेक्शन बताओ, जल्दी बताओ, चलो यशराज। चलो बोलो मानो। 90 डिग्री नॉर्थ टू साउथ। 90 डिग्री कहां जा रहा है, उधर जा रहा है, नॉर्थ टू वेस्ट। कहां से आ रहा है, वेस्ट से, तो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है डायरेक्शन देने का। चलिए आगे देख लेते हैं। ये भाई अब इसी चीज पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये वेक्टर्स आपको ड्रॉ करके दिखाने हैं। 5 न्यूटन 37 डिग्री। अच्छा, उसमें 2 के बदले ऑफ भी लिखा हो सकता है, ईस्ट ऑफ साउथ, वो भी एक ही चीज है। 37 डिग्री, तो पहले काम करो, पहले तो आप ये दो एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और आपको पता है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये किधर है, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब निकल कहां से रहा है, ईस्ट से, यहां से निकल रहा है, और इसके साथ
37 डिग्री बना रहा है। लो ये आ गया मेरा आंसर, ईस्ट ऑफ साउथ। राइट है? रॉन्ग है भाई। यहाँ पे क्या बोला? ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब ईस्ट से निकल के साउथ की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे आ जाएगा और ये वाला एंगल बनेगा 37 डिग्री। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है? मैग्नीट्यूड कितना है? 5। तो बच्चा लोग हम क्या करेंगे, इसको 5 सेंटीमीटर लंबा ड्रॉ करेंगे। कितना? 5 सेंटीमीटर लंबा स्केल की मदद से। और हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। भाई यहाँ पे न्यूटन है ना, इधर न्यूटन दे रखा है, तो इधर क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। और हम इसको 5 सेंटीमीटर लंबा ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5 न्यूटन। जब भी वेक्टर ड्रॉ करने को कहा जाए तो उसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों हमें ध्यान देनी पड़ेगी। ओके, चलो कंटिन्यू करें। भाई आगे क्या कहा जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। चलिए सबसे पहले तो हम ईस्ट वेस्ट सब बना लेते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। भाई वेस्ट ऑफ नॉर्थ कहां जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है। कहां से? नॉर्थ से। तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहा है। यहां पे होगा एंगल किसके साथ बनाएगा? इसके साथ के इसके साथ? ये 30 डिग्री है ना। कहां जा रहा है? जहां जो पहला नाम है उसकी तरफ जा रहा है। और एंगल किसके साथ बनाएगा? जहां से निकला है, तो निकला कहां से? जिसका नाम बाद में आ रहा है। समझ आ रहा है बच्चा लोग? ओके, सो भाई बहुत इजी है। इस तरीके से आप कोई भी ड्रॉ अगर बोला हो। ओके, एक और चीज भाई, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 2, तो इसकी लंबाई भी कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर। सॉरी, हाँ 2 सेंटीमीटर आप बोल देंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो वेक्टर ड्रॉ करने के लिए दो चीजें जरूरी है। पहली उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन। दोनों ही चीज का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ जानकारियां देखिए। क्या? ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज। बच्चों 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब मैथ्स वाले बच्चे ये ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे या पढ़ने वाले होंगे। भाई पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये याद रख लो। ये रेडियन एंगल कहलाता है और ये डिग्री में कहलाता है। दोनों ही एंगल है बट ये रेडियन हो जाता है। आपने पढ़ रखा है भाई चैप्टर नंबर 2 में रेडियन। ओके, तो भाई अगर मैं किसी वेक्टर को 360 डिग्री घुमा दूं तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ना ही मैग्नीट्यूड में ना ही डायरेक्शन में। देखिए भाई ये वेक्टर है, मैं क्या करता हूं इसको 360 मतलब क्या होता है? पूरा एक सर्कल। तो ये पूरा एक सर्कल घुमा दिया, देखो वापस वहीं का वही आ गया। ये ब्लू कैप अभी इधर है और आफ्टर 360 डिग्री रोटेशन अभी भी इधर है। इसका मतलब कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को 2 पाई पूरा सर्कल घुमा दूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, आधा सर्कल या आधे सर्कल से थोड़ा ज्यादा, आधे सर्कल से कम, तो फर्क आ जाएगा, तो डायरेक्शन में बहुत फर्क आ जाएगा और वो चीज वैलिड नहीं है। ओके, आगे क्या है भाई? A vector can be shifted parallel to itself. very important point। इस पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है भाई। देखो क्या कहा जा रहा है भाई, किसी भी वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हो उसके पैरेलल। सपोज करो कि मेरे पास एक ये वेक्टर है, ठीक है। अब मैं चाहूं तो मैं इसको इधर लेके जा सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको इधर लेके नहीं जा पाऊंगा, ये यूं लेके जा सकता हूं। मतलब इसी वेक्टर को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, इसी वेक्टर को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। देखो ना, ये अगर मैं इसको लंबा करूं तो ये दोनों पैरेलल ही तो होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो हम उसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों भाई? सपोज करो कि मेरे पास एक यहां पे वेक्टर है, वेक्टर ए, और
इधर का वेक्टर दिया है b। अब ये दिखने में बहुत ऑकवर्ड लग रहा है ना। अब मैं चाहूं तो मैं इसको यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं साइड में, यानी कि मैं क्या करूंगा, अब इसको यहां से लेके यहां आ जाऊंगा। ये मतलब ये चीज निकल जाएगी। पहले वो कहां था, पहले वो इधर था, अब यहां से मैं यहां लेके आ गया। भाई इसका फायदा क्या कि अब मैं चाहूं तो मैं a और b को, ये जो मेरा वेक्टर b है, इनको इंटरसेक्ट करा सकता हूं और इसके बीच में कोई एंगल बना सकता हूं। ये भी हम देखने वाले आगे एंगल की कहानी। बट इस समय क्या हो रहा था कि भाई वेक्टर क्या एंगल बनाएगा, बीच में जाएगा, बहुत कंफ्यूजन था। सो हमने क्या किया, उसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया। सो किसी भी वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि उसकी साइज और उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए। उसकी साइज और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है। इसलिए यहां पे कहा गया है अ वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है भाई, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? ओके, चलिए मूव नेक्स्ट। Okay, again very important point. The angle between two vector is the smaller of two angles between the vectors when they are joined tail to tail. देखो भाई सबसे पहले तो ये tail to tail, भाई हम जो एंगल बनाते हैं वो दोनों वेक्टर के पुछड़ियों के बीच में बनाते हैं। टेल मतलब क्या, पुछड़ी तो होती है। देखिए एक ये वेक्टर बना देता हूं, ये हेड, ये टेल। एक ये वेक्टर बना देता हूं, ये हेड, ये टेल। तो भाई एंगल इसके टेल और टेल के बीच में बनेगा। अब ये क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल। बच्चा लोग इन दोनों वेक्टर के बीच में एक ये एंगल पॉसिबल है और एक ये वाला एंगल भी तो पॉसिबल है। अब आपको क्या कहा जा रहा है, हम कौन सा एंगल देखेंगे, हमेशा छोटा वाला, हमेशा छोटा वाला। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये छोटा एंगल है और ये बड़ा एंगल है। तो एक ये याद रखो कि जब दो वेक्टर टेल से टेल जुड़ेंगे तो उसके अंदर और उसके बाहर एक बनेगा। बाहर वाला मतलब बड़ा वाला एंगल हम नहीं कंसीडर करते हैं, छोटा वाला एंगल कंसीडर करते हैं। दूसरा आप याद रख सकते हो कि एंगल जो है वो हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में बनेगा। हमेशा 0 से 180, 0 से छोटा नहीं होगा, 180 से बड़ा नहीं होगा। भाई अगर मान लो कोई एंगल ऐसा है तो ये अगर 120 ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 240। अब मैं कौन सा बोलूंगा, मैं थीटा किसको लूंगा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंड किसको लूंगा, इसको या इसको, इसको लूंगा 120 को। क्यों, एक तो भाई वो छोटा भी है, दूसरा 180 के 180 0 और 180 के बीच में है। याद रहेगा, दो चीज याद रखनी है। क्या, पहले तो पुछड़ी से पुछड़ी मिला, ताल से ताल मिला होता है ना, देखो टेल से टेल, तो ताल से ताल मिला, टेल से टेल मिला, और उसके बीच का छोटा वाला एंगल याद रखना है। अब बाय चांस कभी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे देवे ये, और बोला जा रहा है कि ये एंगल जो है ये हो गया आपका 130, क्या थीटा इसको लेंगे, थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्या हम इसको थीटा लेंगे। देखो ये एंगल तो बड़ा ही होगा ना, ये कितना हो जाएगा 230, तो मैं थीटा किसको लूंगा, इसको के इसको, दोनों को ही नहीं। बच्चा लोग हमने क्या बोला था, टेल से टेल मिलना चाहिए यार, इधर तो हेड और टेल मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ना ही 130 होगा ना ही 230 होगा। सर फिर वो हम बाद में पढ़ेंगे। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, या पढ़ लेंगे, पढ़ लेते, चलो भाई पढ़ ही लेते। जरा ध्यान से देखना, बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है इधर। भाई प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमने ये देखा था कि जो एंगल होता है वो टेल से टेल के बीच में बनता है। इसको मैं A का नाम दे देता हूं, इसको मैं B का नाम दे देता हूं। तो ये तो वेक्टर A हो गया। अब ये वेक्टर B था, प्रॉब्लम ये था कि यार ये
हेड है और इसका टेल है। इससे पहले हमने देखा था अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो हम क्या करते हैं, इसको उठा के यहां ले आते हैं। हमने क्या किया, इसको उठा के यहां पे शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट करने की वजह से देखो अब टेल और टेल हो गया, तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा थीटा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे एंड दिस वन विल बी अवर थीटा। समझ आ रहा है बच्चा लोग? बच्चा लोग समझ आया? यस सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कुछ भी हो तो बोलो बेटा। 50 एंगल होगा वो वाला, नो सर। सॉरी 50 एंगल होगा ना वो थीटा। तो जो भी हो। हाँ अच्छा, वैसे हमारे बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे ने जवाब दिया है। चलो देखिए क्या दिया है। चल रहा है बच्चे को, अगर ये एंगल ढूंढना हो तो देखो आपको ये वाला एंगल 130 दिया था, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? अरे भाई 50 तो होगा। ये पूरा कितना होता है? 180। 180 માંથી 130 કપાયા તો 130 કપાઈ ગયા એટલે કેટલા બચ્યા? કેટલા બચ્યા? मेरी गुजराती कच्ची हां। 50 કેટલા રહ્યા? 50। तो आ एंगल आई गयो 50। भाई तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आपको ढूंढने को कभी भी कहा जा सकता है, तो इस तरीके से हम इसको ढूंढेंगे। So भाई the next question is find the angle between these vectors। भाई आपको ये फिगर अगर कहां दिख रही हो तो मैं इसको फिर से रीड्रॉ कर देता हूं। ये वेक्टर A, ये वेक्टर B और ये वाला एंगल दिया हुआ है 300। क्वेश्चन में कह रहा है कि A और B के बीच का एंगल फाइंड करो। तो भाई A और बीच के एंगल 300, थीटा इज इक्वल टू 300, राइट है? नहीं, एंगल हमेशा टेल से टेल में होता है, लेकिन 180 से छोटा होगा। 300 तो बड़ा है, तो ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरी फिगर में कुछ ऐसा दिया हुआ है जो मैंने आपको अभी अभी कराया। भाई ये दिया हुआ है 120, जो मैंने कहा था सेम। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे यहां पे शिफ्ट कर देंगे और ये एंगल कितना हो जाएगा? फिर से 60। ठीक है, पूरा 180 होता है। ये हेड है, ये टेल है, तो ये एंगल कंसीडर नहीं होगा। एंगल हमेशा कौन सा होता है? टेल से टेल के बीच में। तेल से तेल मिला, एंगल से एंगल बना। ओके बच्चा लोग? यस सर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब भाई इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। भाई ये फिगर दिख रही है क्लियरली आप लोग को? नहीं दिख रही है, वेरी गुड। क्वेश्चन भी दिख रहा है। ओके, क्या ये फिगर दिख रही है आपको? भाई आपको कहा जा रहा है कि A और B के बीच का एंगल बनाओ। ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये x एक्सिस y एक्सिस एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है भाई, देखो ये वेक्टर A, ये वेक्टर A, ये यहां बना रहा है 30 डिग्री। ये वेक्टर B इधर बना रहा है 60 डिग्री। अब आपको पता है कि भाई हेड और टेल का कॉम्बिनेशन नहीं है, टेल से टेल करना है। सो भाई ये आगे आ जाएगा इधर। ओके, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। भाई आप लोगों ने पढ़ा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? ऑब्वियसली। तो भाई ये और ये इक्वल। अब ये पूरा कितना है? 90। x और y के बीच में 90 होता है। ये 60, तो ये 30। ये A था, ये B को हमने शिफ्ट किया। A और B के बीच में कितना एंगल हो गया? 30 + 30 60। तो A और B के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हमें आगे पूछ रहा है A और C के बीच में।
तो इसके बीच में आ गया 60 डिग्री का एंगल। ओके, ए और सी, भाई तो यहीं से सोल्व हो जाएगा। भाई ये 45 दे रखा है तो ये भी 45 हो जाएगा। देखो ये सी, ये आपको सी बोला हुआ है, ये ए बोला हुआ है, तो सी यहाँ पे 45 बना रहा है। ये पूरा कितना होता है 90, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। ये 30 दे रखा है तो 30 प्लस 45 कितना हो गया 75 डिग्री। सो ए और सी के बीच में 75 डिग्री का एंगल आ गया, सिंपल। फिर बाद में क्या पूछ रहा है, बी एंड सी। भाई और कौन सा बोल रहा है हमको, बी एंड सी। तो भाई ये बी है और ये सी है। नहीं 180 नहीं है भाई, अगर 180 होता तो फिर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाता, एंगल इक्वल होता। भाई देखिए, देखो 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 जरा यहाँ पे देखो, हाँ टेल से टेल भी मिल रही है। भाई ये सी है, ये 45 डिग्री बना रहा है। ये बी है, ये यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है। अब मैं इसको आगे शिफ्ट करता हूं। अब वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, तो बच्चा लोग ये 60 है तो ये भी पूरा 60 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। चलो ये एंगल कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, तो बच्चा लोग अगर ये 60 है तो ये भी तो 60 हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, तो भाई ये पूरा 60, ये 45, तो इसके बीच में कितना एंगल हो जाएगा 60 माइनस 45 कितना 15। तो भाई आंसर आ गया 15 डिग्री। देखो ये बी को हम आगे लेके गए। देखो जरा मैं फिर से यहाँ पे रीड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखो। ये बी था हमारा, ये 60 डिग्री, नहीं सॉरी ये वाला 60 डिग्री है। मैं इसको आगे शिफ्ट कर रहा हूं, आगे शिफ्ट किया तो भाई ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री बनेगा। देखो ये बीच की लाइन कंफ्यूज कर रही हो तो मैं इसको भी हटा दूंगा। ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। अब वेक्टर सी किधर है, वेक्टर सी यहां पे है जो 45 बना रहा है, तो पूरा 60 है, ये 45 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 15 डिग्री। भाई समझ आ रहा है बच्चों लोग कैसे हमने सॉल्व किया। ओके भाई अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं भाई, चले सबसे पहला है इक्वल वेक्टर। भाई इक्वल वेक्टर वो होता है, इक्वल वेक्टर वो होता है जिसकी डायरेक्शन सेम हो। कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही होगी तो ही हम बोल सकते हैं कि हमारे वेक्टर्स इक्वल है। तो पहली कंडीशन की उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि भाई उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। क्या चीज, दो वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो हम बोलेंगे कि वो इक्वल वेक्टर है। भाई सपोज करो इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड और एक और वेक्टर यहां जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो भाई देखो इसका डायरेक्शन इसकी मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो मैं बोलूंगा वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों इक्वल है। अब चलो इक्वल दिखाते कैसे, यहां पे देखो जरा, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, इस तरीके से इसको दिखाया जाएगा। और अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात करूं, खाली वैल्यू की बात करूं, तो भाई वैल्यू इस तरीके से दिखाई जाएगी, मोड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर बी। ये जो है मैग्नीट्यूड दिखाने का तरीका होता है। इसके पहले चैप्टर में हमने बहुत कुछ ऐसा यूज किया, तब हमने कहा था कि मैं बताऊंगा आपको। सो दिस इज द थिंग। अब अच्छा बच्चा लोग सपोज करो कि मैं इसको ऐसा कर दूं, सपोज ये ऐसा कर दूं, तो इस समय क्या होगा भाई, इस समय ये तो सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा। भाई देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना, 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, बट एक की डायरेक्शन इधर जा रही है, एक की डायरेक्शन इधर आ रही है। तो ये तो मैं बोल सकता हूं, आई कैन से दिस, बट ये चीज बोलना गलत है। वेक्टर ए इज
नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। भाई ये इक्वल वेक्टर्स नहीं हुए बिकॉज डायरेक्शन अलग अलग हो गई। भाई एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, फिर भले इसकी मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन ये वेक्टर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, इसके पहले वाले केस में दोनों राइट थे, वेक्टर भी इक्वल था, मैग्नीट्यूड भी इक्वल था, लेकिन इसके केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर 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 मैं ऐसा बोल दूं, एक वेक्टर है 2 मीटर पर सेकंड का, दूसरा वेक्टर है 2 न्यूटन का, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? एक वेक्टर है 2 मीटर पर सेकंड का, दूसरा वेक्टर उसी डायरेक्शन में है 2 न्यूटन का, क्या ये इक्वल होंगे? क्या ये इक्वल होंगे? नहीं, ये इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बाबूलाल? अरे भाई हमने सेकंड चैप्टर में क्या देखा था? लॉ ऑफ होमोजेनिटी के मीटर में मीटर ऐड हो सकता है, सेकंड में सेकंड ऐड हो सकता है, किलोमीटर में किलोमीटर ऐड हो सकता है, लीटर में लीटर ऐड हो सकता है। देखा था ना हमने। इसका मतलब कि अगर वेक्टर को इक्वल बोलना है तो भाई उसकी मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन एंड उसकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। सर वीडियो नहीं आ रहा है। बस डन। ओके, तो बच्चा लोग अगर वेक्टर को इक्वल करना है तो उसके लिए दो नहीं, उसके लिए 3 कंडीशन लगती है। पहली कंडीशन डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और भाई तीसरी कंडीशन के उन दोनों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस केस में अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है तो हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? क्या आप ऐसा बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी? नहीं, ये भी नहीं बोल सकते। भाई यूनिट अलग अलग है ना, तो मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो गई। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सबसे फर्स्ट केस में डायरेक्शन सेम थी, मैग्नीट्यूड भी सेम थी, सो दोनों इक्वल थे। सेकेंड केस में डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल था लेकिन वेक्टर इक्वल नहीं था, और थर्ड केस में यूनिट चेंज होने के कारण दोनों ही इक्वल नहीं है। ओके, आगे बढ़ो बच्चा लोग। सर न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगी तो भी हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड ही हो गया ना। अगर ये 2 है और ये 3 है तो फिर अलग अलग ही है, फिर वो इक्वल है ही नहीं। ओके ठीक है भाई, इक्वल वेक्टर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा अब भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सारे के सारे वेक्टर इक्वल है, इसको खाली शिफ्ट किया हुआ है। अब वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, तो भाई आप इसको अगर ए बोल सकते हो तो ये सारे के सारे ए हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट उसको शिफ्ट किया हुआ है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब कुछ सेम। ओके चलिए, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब ये नेगेटिव क्या होता है बच्चा लोग? नेगेटिव का मतलब अगर दो वेक्टर टेल से टेल में जुड़े हैं और दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। भाई जैसे कि मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। मैं बोलता हूं वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन उल्टी है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से हम लिखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, वेक्टर बी, और यही है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। भाई अगर किसी वेक्टर के आगे माइनस लगा है मतलब समझ जाओ कि उसकी डायरेक्शन उल्टी है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, अब बच्चा मैं इसका उल्टा भी लिख सकता था, मैं ऐसा भी लिख सकता था वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। अब आप बोलो कि सर हमेशा बेचारे बी के साथ ही नाइंसाफी होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब अच्छा ये चीज कब पॉसिबल है? जब दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे 3 बोल दूं तो भाई आप फिर ये कुछ भी नहीं बोल सकते हैं।
ये वेक्टर तो इक्वल ही नहीं है। देखो माइनस कब लगेगा, जब वेक्टर इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। आई रिपीट, माइनस कब लगता है, जब दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, उसी समय हम कह सकते हैं कि ये भाई माइनस है। अदरवाइज तो नॉट इक्वल ही रहेगा, मतलब ए और बी का फिर रिलेशन ही नहीं होगा। अब देखो ये मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड है, ये 3 मीटर पर सेकंड है, इक्वल तो है ही नहीं ना, तो मैं बीच में इक्वल कैसे लगा सकता हूं, फिर भले डायरेक्शन जो भी हो। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं? श्योर? आगे बढ़ो बच्चा लोग। ओके, फिर भाई नेक्स्ट है पैरेलल एंटी पैरेलल। बहुत ही आसान है। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल है, देखो इस समय मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। इसके पहले वाली कंडीशन में मैग्नीट्यूड से लेना देना था। अगर मैग्नीट्यूड सेम होगी तो ही हम माइनस लगा सकते हैं एंड आगे कोई बात कर सकते हैं। बट अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, इसमें मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना है। देखो एक वेक्टर छोटा है, एक वेक्टर बड़ा है। भाई हम तो पैरेलल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिसके बीच में 0 डिग्री बने या जिसका डायरेक्शन सेम हो, जिसका डायरेक्शन सेम हो। भाई इससे पहले हमने पता है एक वेक्टर लिया था, इक्वल वेक्टर जब हमने लिया था, वेक्टर ए वेक्टर बी, 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड। तो भाई ये इक्वल तो है, ये इक्वल है, 100% इक्वल है, लेकिन इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी है। वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, देखो है ना, पैरेलल भी तो है। दोनों के बीच का कोई एंगल, भाई एंगल 0 कब होगा, जब टच ही नहीं करेगा। भाई एंगल 0 कब होता है, जब कोई चीज टच ही नहीं करती है। या तो वो ऐसी होगी या तो वो, भाई देखो जब कोई दो वेक्टर एक के ऊपर एक होता है, हम उसको कहते हैं कोइंसाइड। क्या बोलेंगे हम? कोइंसाइड। भाई जब ये वेक्टर एक के ऊपर एक हो जाएंगे इस टाइप से, ठीक है, ये टच कर रहे हैं लेकिन एक के ऊपर एक है, तो ये कोइंसाइड कहलाते हैं। और कोइंसाइड के समय भी एंगल 0 ही होता है, तो हम इसको भी पैरेलल एंगल कह सकते हैं। कोइंसाइडिंग वेक्टर्स आर आल्सो पैरेलल वेक्टर्स, बट पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट कोइंसाइडिंग, आर नॉट ऑलवेज कोइंसाइडिंग। भाई कोइंसाइडिंग का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक। तो क्या जरूरी है कि हर पैरेलल एक के ऊपर एक होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बट हाँ, हर कोइंसाइडिंग के बीच में 0 होता है। ओके, तो every coinciding vectors are parallel but every parallel vectors are not coinciding। समझ आ रहा है भाई? ओके, अब एंटी पैरेलल। भाई एंटी पैरेलल में भी मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें देखना ही नहीं है मैग्नीट्यूड, हमें तो सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। अगर किसी दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री बन रहा है, मतलब भाई अगर उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, सपोज करो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, मैं क्या करता हूं, बी को शिफ्ट कर देता हूं, ये ए और यहां से शुरू कर देता हूं बी। तो भाई इस समय कितना एंगल बना दोनों के बीच में? टेल से टेल के बीच में, हमने वही देखा था ना, टेल से टेल के बीच में। एंड भाई एंगल जो है वो 180 से छोटा या इक्वल हो सकता है, 180 से बड़ा नहीं हो सकता। वो एंगल 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है, जैसे कि ये पैरेलल वेक्टर्स, और 180 से इक्वल या छोटा हो सकता है, मतलब एंटी पैरेलल हो सकता है। ठीक है, पैरेलल मतलब दो वेक्टर जब 0 बनता हो, एंटी पैरेलल मतलब जो जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन हो, तो हम बोलेंगे कि वो 180 है, मतलब एंटी पैरेलल है। समझ आया बच्चा लोग? पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट कोलिनियर एंड कोप्लेनर। भाई आपने 9-10 में पढ़ा होगा कोलिनियर पॉइंट्स, कोप्लेनर पॉइंट्स, कुछ पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो अभी आप 11th में मैथ्स में पढ़ेंगे कोलिनियर कोप्लेनर। तो क्या होता है भाई, अगर कोई दो वेक्टर एक ही लाइन में है, कोलिनियर वेक्टर्स आर द वेक्टर्स which lie on same
लाइन, भाई अगर वो एक ही लाइन के ऊपर है, भाई लाइन सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूं और इधर एक वेक्टर बना लिया a, इधर एक वेक्टर बना लिया b, तो देखिए वेक्टर a और वेक्टर b दोनों एक ही लाइन में है। अब भाई अगर वेक्टर b ऐसा भी होता ना तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही लाइन में है ना, डायरेक्शन जो भी हो, डायरेक्शन जो भी हो या सेम होनी चाहिए या ऑपोजिट होनी चाहिए, बट दोनों एक ही लाइन में है तो हम बोलेंगे कि वो हमारे कोलिनियर है। तो भाई इससे पहले जो एंटी पैरेलल था, देखो सुनो सुनो सुनो, अगर मैं ये वेक्टर्स को ऐसे ड्रॉ कर दूं तो भाई ये कोलिनियर नहीं है, ये कोलिनियर नहीं है, ये एंटी पैरेलल है। लेकिन अगर मैं इसी वेक्टर को ऐसे बना दूं तो ये एंटी पैरेलल भी है और कोलिनियर भी है। एंटी पैरेलल क्यों? बिकॉज इसके बीच में 180 का बन रहा है, सो एंटी पैरेलल बन गया। दूसरा कि भाई ये दोनों एक ही लाइन में है, देखिए देखिए ये एक ही लाइन में है, ठीक है। तो बच्चा लोग ऐसा नहीं है कि अगर कोई वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर टाइप का है तो वो दूसरे टाइप का नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। एक टाइप का वेक्टर दूसरे टाइप का हो सकता है, समझ आ रहा है भाई? आगे बढ़ो बच्चा लोग। ओके, अब कोप्लेनर, भाई कोप्लेनर का मतलब होता है कि ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में आ गए, वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन। अरे भाई ये प्लेन क्या होता है? एरोप्लेन। एक एरोप्लेन के अंदर 5 वेक्टर बैठ के जा रहे थे तो पांचों कोप्लेनर, ऐसा भाई नहीं। देखिए भाई प्लेन का मतलब होता है एक 2D सरफेस, जैसे कि आपका ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक रेक्टेंगल है तो भाई ये एक प्लेन हो गया। भाई मैं एक बुक ले लेता हूँ, ये बुक जो दिख रहा है ना, ये सरफेस दिख रही है ना, ये एक प्लेन है। एज्यूम करो कि यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे पूरा एक सरफेस बन रहा है। अब अगर वो सर्कुलर भी होगा तो भी प्लेन ही कहलाता है, सर्कुलर प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन, शेप कोई भी हो, शेप से फर्क नहीं पड़ता। प्लेन का मतलब एक 2D सरफेस, और ये एज्यूम करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है हमको। अच्छा सपोज करो कि मैं 2 वेक्टर ले लेता हूँ। अब 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। भाई अगर मैं 2 वेक्टर को ले लेता हूँ, देखो ये सेम प्लेन में है, देखो देखो अगर मैं इसको ये ले लूँ तो देखो ये दोनों सेम प्लेन में है ना। अब अगर मैं इन 2 वेक्टर में से एक को ऐसे कर दूं तो भाई क्या फर्क पड़ता है? ये इस प्लेन में आ जाएंगे, ये इस प्लेन में आ जाएंगे। मतलब अगर 2 वेक्टर है, यहां पे हम पॉइंट करके बना लेते हैं, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। भाई 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे ही होंगे, चाहे प्लेन ये वाला प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन हो गया, कि ये वाला प्लेन हो गया। भाई अगर मान लो मैं किसी 2 वेक्टर को ऐसे अरेंज कर दूं, ऐसे, तो ये प्लेन हो गया है ना, देखो ये प्लेन हो जाएगा, ये नीचे वाला प्लेन। तो मतलब अगर 2 वेक्टर है, चाहे बीच में एंगल कैसा भी हो, चाहे वो कैसे भी अरेंज किए हो, वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। अगर मैं 3 या मोर देन 3 की बात करूं, 3 और मोर देन 3, तो भाई उस केस में कैसा होगा? भाई 3 या मोर देन 3 है, एक पेन तो हो सकता है कि वो कोप्लेनर हो सकता है कि वो नॉन कोप्लेनर हो। मतलब भाई अगर ये मेरा प्लेन है, ये 2 वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर बीच में आ गया, तो भाई ये तीनों प्लेनर बन गए ना, देखो तीनों एक ही प्लेन में है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर, अरे भाई अब ये कौन से प्लेन में है? देखो ये दोनों एक प्लेन में, ये दोनों एक प्लेन में और ये दोनों एक प्लेन में, लेकिन क्या तीनों एक प्लेन में है? सो भाई 3 वेक्टर, 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर अगर है तो वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं या कोप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो कैसे अरेंज किए हुए हैं। सो भाई याद रखना 3 और मोर देन 3 में और
में नॉट बी कोप्लेनर, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दो वेक्टर होंगे तो कंपलसरी कोप्लेनर होंगे ही होंगे। समझ आ रहा है बच्चा लोग? सर 3D प्लेन में भी बनेंगे ना कोप्लेनर। प्लेन हमेशा 2D लिया जाता है, 3D मतलब 3D का पूरा कॉन्सेप्ट रख देता है। ओके बच्चा लोग, ये भाई ये जो कोप्लेनर है ना, ये 2D प्लेन ही लिया जाएगा। इस कोप्लेनर में 3D का कोई पिक्चर ही नहीं है। बच्चा लोग समझ आ रहा है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई ये सभी आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा, जितना भी मैं लिख रहा हूं सभी आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा। कॉनकरेंट वेक्टर्स, कॉनकरेंट वेक्टर्स, भाई अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे टच करते हो, जैसे कि जो एंटी पैरेलल था, एंटी पैरेलल ये एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो एंटी पैरेलल होने के साथ साथ ये कॉनकरेंट वेक्टर्स भी हो गए। अब भाई मैं इसमें एक और वेक्टर ले लेता हूं, एक और वेक्टर ले लेता हूं, तो ये चारों वेक्टर कॉनकरेंट है। क्यों? बिकॉज ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं। वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, भाई अगर वो एक पॉइंट पे टच करते हो तो हम बोलेंगे कि वो कॉनकरेंट है। भाई अगर मान लो कोई वेक्टर ऐसा है, कोई वेक्टर ऐसा है, तो क्या ये कॉन्करेंट होंगे? क्या ये कॉन्करेंट होंगे? यस भाई। और अगर वो वेक्टर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर इंटरसेक्टिंग, भाई अगर उनकी लाइंस ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट कर रही है। लाइंस ऑफ एक्शन क्या होता है बच्चा? लाइंस ऑफ एक्शन का मतलब होता है, सपोज ये वेक्टर इधर है तो मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर दूंगा, मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर दूंगा, तो ये जो एक्सटेंड करना होता है ना, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। अच्छा भाई ये वेक्टर क्या दिखाता है? डायरेक्शन। अभी इसका मतलब क्या? ये वेक्टर का मतलब ऐसा है कि कोई पार्टिकल यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया। भाई इसका मतलब होता है कि ये कोई भी पार्टिकल कुछ भी है वो इस डायरेक्शन में चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो भाई ये लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है। अगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी इंटरसेक्ट करे तो भी मैं बोल दूंगा कि यस दे आर कॉनकरेंट वेक्टर्स। तो भाई ऐसे वेक्टर्स जो डायरेक्टली टच करें या उनकी लाइन ऑफ एक्शन टच करे, हम बोलेंगे कि वो कॉनकरेंट वेक्टर्स हैं। समझ आया बच्चा लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखो आज हमने कोई भी कैलकुलेटिव पार्ट या कोई भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं देखा है, हमने सिंपल जानकारी देखी है कि वेक्टर्स कैसे होते हैं, उनकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है, वेक्टर्स क्यों जरूरी है, वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस क्या है, कैसे अलग अलग टाइप के वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, वो किस तरीके से टच करते हैं, एंगल के हिसाब से कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ये सारी चीजें हमने देखी। हमने कुछ आज खास कॉन्सेप्ट या खास कैलकुलेटिव पार्ट हमने आज नहीं देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट वेक्टर, लास्ट टाइप, पहले मैं जीरो वेक्टर की बात करता हूं। जीरो या तो नल वेक्टर, भाई ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन कोई भी होती है। इट हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन, इट हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन। भाई आर्बिट्ररी का मतलब है कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अब भाई जीरो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड जिसका जीरो है, तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा वेक्टर है, इसकी जरूर कहां पड़ गई। तो भाई हम आगे जाके ना कुछ क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं। उस क्रॉस प्रोडक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यार जीरो वेक्टर क्यों जरूरी है। देखो एक हिंट दे देता हूं भाई, सपोज करो कि अगर किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है,
किसी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? अरे भाई वो 0 वेक्टर बनेगा ना, वो 0 स्केलर नहीं होगा। अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 0 है तो वो स्केलर नहीं होता है, वो वेक्टर ही होता है। इसीलिए 0 वेक्टर भी पिक्चर में मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसको आगे और भी अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है। अब भाई यूनिट वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर। हमने जितने भी टाइप्स पढ़े इक्वल वेक्टर से लेके 0 वेक्टर तक, सब में सबसे जरूरी होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कंपलसरी 1 हो, जिसकी मैग्नीट्यूड कंपलसरी 1 हो। और भाई इसका मेन काम क्या है, ये पता है क्या करता है बच्चों? इट इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन, टू शो द डायरेक्शन। अब बच्चा लोग ये डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। भाई यूनिट वेक्टर है मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। सपोज अगर मैं बोलूं वेक्टर A इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, तो ये वेक्टर A क्या हो गया? एक यूनिट वेक्टर हो गया। अब भाई ये सबसे खास है क्योंकि ये एक तो डायरेक्शन दिखाता है, दूसरा बच्चा लोग इसके लिए एक अलग ही सिंबल यूज होता है, अ डिफरेंट सिंबल इज यूज्ड। भाई क्या यूज होता है? तो बच्चा लोग ये जो हम एरो कर रहे हैं ना, वो एरो कभी नहीं करते हैं हम, यूनिट वेक्टर के लिए ऊपर ये बना देते हैं टोपी, और इसको कहा ही जाता है ए कैप। इसको नाम ही दिया है टोपी का, कैप। इसीलिए अगर यूनिट वेक्टर है तो हम उसके ऊपर एरो नहीं करते, हम उसके ऊपर कैप बना देते हैं। इसका सिंबल भी टोटली अलग है। इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए काम आता है, और इसकी सिंबल सबसे अलग होती है। एक और चीज भाई, अब इसकी एक फॉर्मूला भी है, यूनिट वेक्टर की एक फॉर्मूला भी है जो कि है a कैप इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। हमने क्या कहा था कि ये डायरेक्शन दिखाने पे काम आता है। अब वैल्यू 1 कब आएगी? जब वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों का डिवीजन 1 आ जाए। इस चीज को मैं अभी नहीं समझाऊंगा, मुझे पता है कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, डाउट होगी। इस चीज को आप टाइम के साथ साथ सीखोगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, जब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे ना, तब आपको इसके बारे में ज्यादा समझ आएगी। सो अभी इतना याद रखो कि किसी भी यूनिट वेक्टर को इस तरीके से हम फॉर्मूला से दिखा सकते हैं, ठीक है। क्या है, कहां से आए, कैसे आए, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। भाई अगर सपोज मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है, वेक्टर C, जो कि यूनिट वेक्टर है, तो उसके लिए हो जाएगा वेक्टर C डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ C। मतलब जो वेक्टर का यूनिट होगा, यूनिट कैप होगा, उसी के लिए हम डिवीजन लेंगे। समझ आ रहा है बच्चा लोग? स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर बेटा? तो भाई ये था टोटल इंट्रोडक्शन, टोटल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेक्टर्स। मतलब वेक्टर्स का अगला बगला चगला सब हमने कर लिया है। अब उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बची नहीं है। वो कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला है, सब हमने पढ़ लिया है। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे वेक्टर्स को प्लस ऐड किया जाता है, ठीक है। सो बच्चा लोग आज का लेक्चर हम यहीं दे रखते हैं।